नेताओं की ये कला होती है कि वो बीमारी का टीका भी जो है बड़े सलीके से लगाते हैं। जख्म पर नमक लगाने का तरीका और सलीका भी बहुत शानदार उनका होता है। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ज्यादा नहीं, बस 2015 बिहार विधानसभा चुनाव पर चलते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव की बात है। मोदी जी की रैली थी। मैं और मेरे साथ 6 चुनाव विशेषज्ञों की एक टीम थी। मोदी जी अपने निराले अंदाज में जनता से उस रैली में पूछ रहे थे, बताओ भाइयों और बहनों, मैं बिहार को कितने का पैकेज दूं? 70, 80 या 90,000 करोड़ का? उसके बाद बोले, चलो मैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार को देता हूं भाइयों बहनों। बस फिर क्या था, पूरा रैली का मैदान जो था वो मोदी मैं हो गया और बिहार के विकास की बोली खत्म। बिहार की जनता आज तक उस 1.25 लाख करोड़ का इंतजार कर रही है। वो वादा भी 2014 के चुनावी वादों की तरह धरातल से गायब है, जिसमें हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार, 15 लाख हर एक नागरिक के खाते में पैसे आ जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप विपक्ष के नेताओं के माध्यम से सुनते रहे हैं। तो ये जो देश है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से नहीं चलता। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दिसंबर 2016 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से पीएम मोदी द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए गए वित्तीय सहायता या डेवलपमेंट पैकेज के आश्वासन के बारे में जानकारी मांगी थी। वित्त मंत्रालय के उप निदेशक आनंद परमार ने इस आरटीआई का सीधा उत्तर देने के बजाय गोलमोल जवाब देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। आरटीआई कार्यकर्ता हैं अनिल गलगली ने कहा है कि वो 18 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने जो बिहार के लिए 1,25,000 यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, उसका कुछ नहीं हुआ। आज तक आरटीआई के उत्तर में कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता का कहना है कि मेरे आरटीआई के जवाब में जो मंत्रालय ने जवाब दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि परियोजनाओं और कार्यों को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से मतलब स्टेजेस में किया जाएगा, उसको हम देखेंगे। हालांकि आज तक कोई पैसा इस संबंध में जारी नहीं किया गया है। इसका हम आपको सोर्स बता देते हैं। बहुत सारे अखबार ने ये खबर छापी थी, जिसमें एनडीटीवी के चतुरेश तिवारी हैं, ये उनकी रिपोर्ट है और ये 8 मार्च 2017 को पब्लिश हुई थी। बस 5 वर्ष गुजरे हैं, अब वापस बिहारियों के लिए चुनावी घोषणाएं होने लगी हैं। जैसे पिछले ही दिनों में वैक्सीन की एक घोषणा की गई है कि तमाम बिहारियों को फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में पिछले दिनों में कहा है। मानो कोरोना चुनावी मुद्दा बन के आया हो। ये फ्री वैक्सीन की घोषणा उल्टी पड़ी या सीधी, चुनावी नतीजे ही इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। वैसे कुछ नेताओं की ये कला होती है कि वो बीमारी का टीका भी जो है बड़े सलीके से लगाते हैं। जख्म पर नमक लगाने का तरीका और सलीका भी बहुत शानदार उनका होता है और हमारे प्रधानमंत्री की बात ही कुछ निराली है। इसके लिए विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है और हम भी उनकी तारीफ करते हैं। जाहिर है तारीफ करनी भी चाहिए। वैसे भी राष्ट्रवाद और धार्मिक आस्था की गोली हमारे देश और पड़ोस के जो देश है ना, उनकी जनता के मुंह में काफी लंबी चलती है। चूसे जाओ खत्म ही होने का नाम नहीं लेती। वैसे कुछ लोग जबान पर रखते ही थूक भी देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अच्छी खासी होती है, मगर वो बिखरे हुए होते हैं। तो वो उनके नतीजों से, उनके अपने डिसीजन से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन चूसने वाले तो वो गोली चूसते ही रहते हैं। अब एक बहुत मशहूर शायर है, उनका वो शेर याद आता है कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोग 200 से ज्यादा गांवों में जनता के व्यूज लेने पहुंचे थे। अक्सर नीतीश के विकास कार्यों की बात जनता कर रही थी और लालू कांग्रेस और नीतीश के महागठबंधन के पक्ष में आवाम का रुझान नजर आ रहा था।
गांव-गांव हमारे सफर के दौरान बिजली, सड़क इत्यादि अक्सर ठीक-ठाक नजर आ रही थी। जैसा कि हमने देखा, बेहतर थी। यानी विकास नीतीश के पिछले दौर में दिख रहा था। इस बार थोड़ा विकास देखने में नहीं मिला और उन दिनों नीतीश की छवि भी सेकुलर नेता की हैसियत से थी, इसलिए नतीजा महागठबंधन के पक्ष में ही आया था। आप जानते हैं नीतीश दूसरी बार सीएम बन गए। ये अलग बात है कि बिहार आज भी अपनी गरीबी के लिए ही प्रसिद्ध है। भले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बिहार की हालत को सुधारने की चर्चा होती रहे या फिर पैकेजेस का ऐलान, लेकिन 2020 बिहार के विधानसभा चुनाव की जो ताजा राजनीतिक हमने जायजा लिया जाकर, वो भी हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी मजेदार कुछ चीजें इसमें हैं और आपको उसको थोड़ा गौर से सुनना होगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जैसे अकाली दल, शिवसेना वगैरह, ये एनडीए से अलग हो गए पिछले दिनों किसान बिल को लेकर। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एलजेपी अलग चुनाव लड़ रहा है बिहार में और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने एलजेपी ने यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उनके बेटे अब उसके कर्ता धर्ता हैं चिराग पासवान, उन्होंने बीजेपी के सामने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के सामने बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। यहां आपको कुछ चीजें समझनी होगी। बीजेपी यहां एक तरफ तो नीतीश कुमार को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की हैसियत से अनाउंस कर चुकी है, दूसरी तरफ वो उनके सामने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर रही है, जबकि एलजेपी के सामने उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, या यूं कहिए एलजेपी ने बीजेपी के सामने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तालमेल एलजेपी के साथ नजर आता है। और इस बार चुनावी रैलियों में जहां एक और चिराग पासवान मोदी के गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बतौर खास याद करते हुए दिखाई दिए, जिससे बीजेपी के राजनीतिक सूझबूझ का बखूबी हम अंदाजा लगा पाए कि बीजेपी इस वक्त चाहती क्या है। जाहिर है बीजेपी को एलजेपी और जेडीयू के बीच डिफरेंसेस बनाने में ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए बीजेपी ने बहुत खूबसूरती के साथ बिहार के अंदर अपने कैंडिडेट्स का चुनाव किया है। नतीजा जो भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने बहुत सूझबूझ के साथ इस बार चुनाव में अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। जेडीयू और एलजेपी को अलग अलग रखने की भी कोशिश की है। एक तरफ आप देखेंगे भाजपा जो है वो एनडीए के जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट की हैसियत से हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वहीं आपको हम एक बहुत खास और अंदर की बात बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वहां के बहुत खास लोगों से मिलने के बाद ये बात पता चली और उन्होंने बताया कि आपको गिरिराज सिंह के बारे में आपने नाम सुना ही होगा। बड़े हिंदू कट्टरवादी नेता हैं और बीजेपी के लिए काफी अच्छा काम वो करते रहे हैं। देश के लिए काम हो कि ना हो, लेकिन पार्टी के लिए जरूर वफादार होना जरूरी होता है। तो यहाँ पार्टी की वफादारी उनकी झलकती नजर आती है और उनको उसका इनाम भी शायद मिल सकता है। अंदर खाने जो बात चल रही है वो ये कि बीजेपी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो किसी कट्टरवादी हिंदू नेता यानी गिरिराज सिंह को ही शायद बनाएगी। यानी गिरिराज सिंह जो है वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी को सीटें मिल जाती हैं और उनका एलजेपी के साथ यानी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ में अलायंस हो जाता है। यह आगे किसके साथ होगा ये पोस्ट इलेक्शन ही तय कर पाएंगी सारी पार्टियां। प्री इलेक्शन तो अभी अलग अलग चुनाव चल रहे हैं। तो यही कहलाती है दरअसल राजनीति, और ऐसी राजनीति जिसमें झूठ ही सच होता है और सच ही झूठ में बदल जाता है। और वादों में जाता ही क्या है, वो वादे करते चलते हैं और वादों से इरादों का कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर जनता का एक तबका सवाल पूछे उनके इन वादों पर और उनके घोषणाओं पर, तो उस पर केंद्र में राष्ट्र मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और मुकदमा लगाकर उनको बंद कर दिया, शायद अंदर कर दो, मंत्री काफी है। गिरिराज सिंह वर्तमान में
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। सच ये है कि जनता को अगर ईमानदार विपक्ष मिल जाए, है ना, तो सत्ताधारी को धाराशाही बनाने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। जैसा कि पिछली सरकारों में हमने देखा कि बीजेपी ने वाकई एक ईमानदार विपक्ष का रोल अदा किया और उन्होंने सत्ताधारी यानी कांग्रेस को धाराशाही कर दिया। मगर आज बीजेपी को धाराशाही करने में, सत्ताधारी को धाराशाही करने में विपक्ष का रोल आपके सामने है। बहुत मजबूत नजर नहीं आ रहा, हालांकि कुछ बेहतर नजर आ रहा है, मगर विडंबना यह है कि यहाँ चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं। अगर सत्ताधारी पार्टी के लोग बदल भी जाएं, विपक्ष फिर सत्ता में आ जाए, तो यहाँ चरित्र बदलने की उम्मीद जरा कम होती है। यहाँ ईमानदारी की परिभाषा भी झूठ के अल्फाज में लिपटी हुई मालूम होती है। आप देखेंगे जो ईमानदारी की परिभाषा होती है वो खूबसूरती से झूठ के अल्फाज में लपेट कर पेश की जाती है। बिहार की जनता कोरोना और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की मार झेलकर सैकड़ों मील के लंबे सफर करके भूखे प्यासे बेचारे, है ना, आपने देखा, भले वो अपने वतन बिहार वापस लौट गए हैं, यानी वो जनता लौट गई है वापस। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार के 12 लाख से ज्यादा मजदूर, कारीगर और किसान सड़क पर आ गए हैं, ये एक आंकड़ा है। किंतु नेताओं के लच्छेदार भाषण और झूठे वादे एक बार फिर उनके वोट के अधिकार को अपनी जागीर समझ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो अपनी जागीर समझकर उनको लूट लेंगे। नतीजा चुनावों का जो भी हो, किंतु वहां की जो आवाम है ना, वो भुखमरी, गरीबी, बेबसी और बेरोजगारी ही उनके हाथ लग पाती है। आपने देखा, हमने भी देखा, कब से वादे चले आ रहे हैं, लेकिन बिहार वहीं का वहीं है, बिहार की जनता वहीं की वहीं है। चरित्र बदले, चेहरे बदले, चरित्र नहीं बदले हैं। पार्टियां बदली हैं, सत्ता में आने वाले लोग पार्टियों को लेकर आ गए हैं, लेकिन बिहार की हालत नहीं बदली है, देश की हालत भी नहीं बदली है। देश में भले ही ऐलानात किए जाएं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़ी गुलिस्तां पैदा। मुझे यहाँ एक गीत जो बहुत ही पसंद था पहले, और आपको भी शायद वो याद आएगा कि कस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। शुक्रिया। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।